एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह द्वारा लिखित चर्चित कहानी नौरंगी मोजरी। मैं शैलजा प्रस्तुत हूँ आपके सामने। सुदीप कुमार आईएएस जिस दर्पण में वर्तमान के अपने ओहदे को देखकर मोहित हुआ करते थे, वही दर्पण आज फिर एक बार टूटा था, झनझनाकर। उसकी किरचों की चुभन को महसूस था, वह गुर्राया था। उसकी गुर्राहट उसकी आवाज में नहीं, उसकी आंखों में थी, उसके हाव भाव में थी। उन झनझनाकर टूटे शीशे की किरचों में पत्नी मारवणी की वेशभूषा कई आकृतियां ग्रहण करती सुदीप कुमार को आहत कर रही थीं। मारवणी अपने चुनरी छाप घाघरा चोली और जयपुरी जूती में क्षण भर को ठिठकी थी, घबराई थी। एक तरह की कपकपी मन के भीतर अनुभव हुई थी, फिर लपक कर भीतर गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर साड़ी पहनने लगी। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सुदीप कुमार को पल भर के लिए लगा जैसे टीवी में दिखाया जा रहा दृश्य रिमोट से बदल दिया गया हो। उधर मारवणी अफसोस में भर उठी। क्यों अपने मन पर उसका वश नहीं? क्यों वह उन परिधानों को देखकर अपने आप में अवश हो उठी? क्यों भूल बैठी अपने वर्तमान को, सुदीप कुमार की इच्छा निक्षा की बात को? लेकिन वह कहाँ जानती थी कि हफ्ते भर के लिए टूर पे गए उसके पति तीसरे दिन ही लौट आएंगे। और क्या अक्सर ऐसा होता है कि उधर उसके पति गए और वह अपने उन पहनावों को पहनकर बैठ जाती है? वह तो अपने अतीत को भूल ही बैठी थी। वर्षों हो गए थे उस घाघरा चोली को पहने, देखे भी वर्षों हो गए थे। वह तो उस दिन फुर्सत में थी और अपने पुराने सामान को साफ करते हुए उसकी नज़र उस पोटली पर चली गई थी। सहेज कर रखी उस पोटली को खोलकर देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकी और जब खोलकर बिस्तर पर फैलाकर उन घाघरा चोली और कामदार चुनरी को देखती रही जैसे पहली बार देख रही हो। अतीत ने अपने विस्तार में समेट लिया था मारवणी को, जैसे ढोलक की थाप पर वह नाच उठी हो और तभी वह भूल बैठी थी वर्तमान को। घाघरा चोली के साथ नौरंगी मोजड़ी पहनकर अपने आप को आईने में निहारती वह मुग्ध थी। थोड़ी देर के लिए ही तो पहना था और अपने बदन से उन परिधानों को अलग करने का उसका मन नहीं हो रहा था। अगर उस पहनावे को खोल दी होती तो हादसा नहीं होता। दिन भर चिपकी रही उन कपड़ों में और शाम को जब सुदीप आया तो जैसे मारवणी को अपनी गतली। सुदीप के दो पुश्त से लोग चर्मकार का अपना पुश्तैनी धंधा नहीं कर रहे थे। कोई खेती करता था तो कोई दुकानदारी, गरीब हुआ तो फेरी का काम किया करता था। परिवार में सुदीप के ताऊ जी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उनकी वजह से भी पढ़ाई लिखाई का प्रचलन उसके परिवार में हुआ था। उसकी बुआ मैट्रिक पास थी और बेवा थी। उसका पति भी सरकारी स्कूल में अध्यापक था। पति की मृत्यु के बाद बुआ की नौकरी उसी स्कूल में हो गई थी। तब से परिवार में लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। परिवार में जहाँ तक संभव होता बच्चों का नामकरण भी ताऊजी ही किया करते थे। सुदीप कुमार नाम भी उन्हीं का रखा हुआ था। ताऊजी ही उसे स्कूल ले गए थे नाम लिखवाने। सुदीप तब बीए फाइनल में पढ़ रहा था जब सुदीप के पापा की जयपुर में अचानक मारवणी के पिता से भेंट हुई थी। मारवणी के गांव में सुदीप की बुआ ब्याही हुई थी। सुदीप के पापा बचपन में वहां जाया करते थे। अच्छी यारी हो गई थी, जवानी तक भी जाते रहे थे। जब से सुदीप की बुआ नहीं रही इस दुनिया में, सुदीप के पापा का वहां जाना नहीं हो सका था। आज जयपुर के बहू बाजार में दोनों की भेंट हुई तो दोनों जम कर गले मिले थे। दोनों ही एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे में अपना बचपन, अपनी जवानी ढूंढ रहे थे। मारवणी के बापू अपने दोस्त को खींचकर अपने गांव ले आए थे कि कैसा आदमी है कि बहन नहीं रही तो इतने वर्ष हो गए और बहन के परिवार की खोज खबर तक नहीं ली। खाना पीना मारवणी ही परोस रही थी, उसकी माँ तो आड़ किए रही। सुदीप के पापा अपनी बहन के घर भी गए थे। कुछ ही देर में उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि बहनोई को उसके बेटे बहू खूब मान सम्मान देकर रखते हैं। देर रात गए दोनों मित्र हुक्का गुड़गुड़ाते गांव समाज की बातें करते रहे। मारवणी के बापू जहां अपने मित्र से देश दुनिया की बातें सुनकर अचरज कर रहे थे, वहीं सुदीप के पापा गांव के भाईचारे,
सुख दुख में अभी भी उनकी भागीदारी की बातें सुनकर उदास हो जा रहे थे। जब रात में वे बिस्तर पर गए तो उस गांव, परिवार, बहन के घर का रहन सहन देखकर अपना गांव, अपने गांव के लोग कचोट बनकर उनके मन में उभरने लगे। भले आर्थिक स्थिति उनकी कुछ खास नहीं है, हो सकता है इन्हें अपने व्यवसाय से ऊब भी हो रही हो, लेकिन जुड़े हुए तो अपनी जड़ से ही हैं और अपनी जड़ से जुड़े रहने का सुख ही कुछ और है। अपने डीह के घर में जितने सुकून की नींद आती है, कहीं और नहीं। 2 पुश्तों से वह अपना गांव छोड़कर गाजियाबाद में रह रहे हैं, लेकिन बचपन का देखा अपना डीह उन्हें जैसे अपनी ओर खींचता रहता है। करीबन रोज ही एक बार तो उन्हें लगता ही रहा है कि वह कहाँ हैं। भले इन गांव वालों की समझ से परे की यह बात हो, लेकिन ये लोग अपना व्यवसाय जीवित रखकर देश के लिए धरोहर का काम ही तो कर रहे हैं। सुदीप के पापा 2 दिन रह गए। मारवणी के बापू उन्हें आने ही नहीं दे रहे थे। उनकी बेताबी देखकर लग रहा था जैसे यदि बस चलता तो हमेशा के लिए उन्हें रख लेते। सुदीप के पापा खटिया पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मुग्ध भाव से अपलक देखते रहते। गाय, भैंस, ऊंट, बकरा, हिरण आदि जानवरों की खाल से बनने वाले उन सामानों को जूतियों से ऊपरी हिस्सा काटकर घर की स्त्रियों को दे दिया जाता। ये औरतें बड़ी तन्मयता से अभ्यस्त हाथों से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कसीदाकारी करती रहती थीं। अपनी सूझबूझ से नए नए डिजाइन भी ये डालती थीं। मारवणी को देखकर उसकी सुघड़ता से प्रभावित हो उन्होंने मन ही मन मारवणी को अपनी बहू मान लिया था। प्रत्यक्ष में मारवणी के बापू से उन्होंने पूछा, बेटी का ब्याह भी तो तुम्हें करना है। तब मारवणी के बापू का अपना दुख छिपाते छिपाते भी व्यक्त हो ही गया। क्या करें, ब्याह के लिए जितने रोकड़े चाहिए उतने जमा नहीं हो पाते हैं। सोचता हूँ गांव नहीं शहर में बेटी ब्याहूं। गांव का जीवन बड़ा ही कठिन है। मारवणी बड़ी सुकुमार है, खाना पकाना, कसीदाकारी करना जानती है, पढ़ लिख भी लेती है। सुदीप के पापा को मारवणी सुंदर लगी थी। खूब गोरी चिट्टी, जब देखो तब कुछ न कुछ करती ही रहती थी। उन्होंने मारवणी के पिता की चिंता और अपनी आकांक्षा का जैसे उपसंहार सा करते हुए कहा, मारवणी को मैं अपने बेटे के लिए मांगता हूँ, बोल देगा। मारवणी के बापू खुशी से हकलाने लगे, मारी बेटी के इतने चोखो भाग्य। सुदीप के पापा ने वापस आने के पहले विधिवत मारवणी को अपनी भावी बहू के रूप में सगुन किया और अपने घर लौट आए। परिवार में सभी सुदीप के पापा के निर्णय से खुश थे। खुश लेकिन 2 लोग बिल्कुल नहीं हुए थे, एक सुदीप और दूसरे सुदीप के ताऊ जी। पापा के सामने तो सुदीप कुछ नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे बहुत नाराज हुआ था। वह परोक्ष में तरह तरह से पापा को समझाने के लिए अपनी माँ से कहता रहा। 1 महीना बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। उन्होंने उल्लसित हो मारवणी के पिता के पास शादी की तैयारी करने की बात लिख भेजी थी। सुदीप नाराज हो घर से भाग गया था, लेकिन उसके पापा कहाँ मानने वाले थे। सभी जान पहचान वालों के घर आदमी भेज दिया कि सुदीप जहाँ भी मिले उसे पकड़ कर ले आना है। आखिर सुदीप के पापा की इज्जत की बात थी। अगर ऐन वक्त पर सुदीप ब्याह के लिए नहीं आया तो वह अपने पिता की लाश ही देखेगा। किसी तरह यह समाचार सुदीप तक पहुंचाया गया और ब्याह के 2 दिनों पहले सुदीप हारा थका आकर माँ के पास गिड़गिड़ाने लगा कि वह अभी ब्याह नहीं करना चाहता, उसका भविष्य बनने बिगड़ने की बात है। लेकिन सुदीप के पापा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने जब सुदीप के हाँ ना से अपनी जान की बाजी लगा ली, तब तो उसे ब्याह के मंडप पर पहुंचना ही था। जब से मारवणी सयानी हुई और उसके ब्याह की बात चलने लगी तो उसकी माँ नौरंगी मोजड़ी का जोड़ा तैयार करने में जुट गई थी कि ब्याह में बेटी को पहनाकर विदा करेगी। उसकी माँ सूर्यनगरी जोधपुर की थी, वहीं बनती थी नौरंगी मोजड़ी। 9 धागों की खूब बारीक सिलाई से इस पर बेल बूटे तैयार किए जाते थे। हर कोई औरत नौरंगी मोजड़ी पर कढ़ाई नहीं कर सकती थी। वैसे तो जैसे तैसे भी आज की लड़कियां इन जूतियों पर बेल बूटे, चांद सूरज, तोता मैना की कढ़ाई कर लेती थीं, लेकिन यदि देखने लायक नौरंगी मोजड़ी तैयार करना हो तो अभ्यस्त हाथ, कुशल कारीगरी की जरूरत होती है।
मारवणी के पिता के गांव में उसकी माँ के जोड़ की जूती पर कढ़ाई कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती थी। खूब जतन से रंगों का, धागों का चयन कर माँ ने उस पर कसीदाकारी की थी। मोर मोरनी के फैले हुए पंखों की बारीक कसीदाकारी करते जैसे माँ ने बेटी के लिए संजोई सारी ममता ही बिखेर दी थी उस जूती के ऊपर। वजन में खूब हल्की थीं ये जूतियां। नौरंगी मोजड़ी के ऊपर फूलदार लहंगा, उसके ऊपर चोली और चमकीला झालरदार गोटा लगी लाल रंग की ओढ़नी पहन अपने ब्याह में मारवणी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हाथों में भरी भरी चुड़ला चूड़ियां, मांग में बोर शीश फूल पहने शर्माती हुई जब मारवणी सुहागरात की सेज पर आई तो सुदीप कुमार उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। कितनी गंवार, कैसी उजड्ड लग रही है। दिल्ली में जनपद पर छोटे छोटे मरे जानवरों में भूसा भरकर बनाए गए सजावट के लिए हाथ में लेकर घूमने वाली बंजारिन जैसी। क्या इसी के साथ उसे जीवन बिताना पड़ेगा? सुदीप ने उससे न तो बात की और न ही किसी तरह के अपने प्रथम रात्रि के प्यार का इजहार ही किया। बस ऊपर से नीचे तक उसके हाव भाव, उसके पहनावे को परखा, देखा और मन में अपने भविष्य के लिए कुछ निर्णय ले करवट बदलकर सो गया। मारवणी रात भर जागी, उसके कुछ बोलने कुछ कहने का इंतजार करती रही। वो बहुत गहरी नींद में सोया करती थी, उठाने से भी जल्दी नहीं उठा करती थी। आज उसे भय हो आया कि कहीं वह सो गई और उसके पति ने उससे कुछ कहना चाहा, उसे जगाकर प्यार मनुहार की कोई बात कहनी चाहिए और वह सोई रह जाए तो फिर जीवन भर उसे पछतावा ही लगा रहेगा कि पहला प्रेम निवेदन पति का वह बिन जाने ही रह गई। उसने करवट बदलकर मारवणी की तरफ से अपना मुंह तो फेर लिया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका जी चाहा उसी समय दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल जाए, कहीं दूर चला जाए। तब उसके पिता को भी सबक मिलेगा कि अपनी जिद में आकर अपनी दोस्ती निभाने की खातिर उसने अपना बेटा गंवा दिया है। वह निकल भागने के लिए दरवाजे तक उठकर गया भी, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो आंगन के बीच के मड़ैया में बैठे उसके पिता अपनी मूंछ सहलाते हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पास में ही मारवणी के बापू अपने समधी की किसी बात पर हो करके हंस रहे थे। वह मन मसोस कर एक किनारे सो गया। दूसरे ही दिन अपने घर दुल्हन के साथ पहुंचकर वह पढ़ाई में हर्जा हो रहा है कहकर जो गया तो छुट्टियों में भी बहाना बना देता। उसे जब भी मारवणी याद आती तो अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों की याद भी आती। कितनी सलीके वाली, सुरुचिपूर्ण पहनावा, बातचीत में कितनी सजग, कितनी स्मार्ट। धीरे धीरे अपने उफनते मन को उसने आश्वस्त किया कि पढ़ लिख कर पहले वह कुछ बन जाए, फिर दूसरी शादी करेगा अपने पसंद की। मारवणी नैहर चली गई थी। बार बार पति के रूखे व्यवहार उसके मन में चुभते रहते। सुदीप उसे अच्छा लगा था, जयपुर में देखे शहरी युवकों जैसा, लेकिन न जाने क्यों वह कहीं से भी उसे अपना नहीं लगा। अपने घर परिवार के मर्दों से इतना भिन्न कि उससे बात करने की, छूने की, यहाँ तक कि उसे देखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। डर लगता था। फिर सुदीप का व्यवहार भी तो ऐसा नहीं था कि उसके करीब जाने की हिम्मत हो सके। पता नहीं उसके बाऊ साहब ने सुदीप में क्या देखा कि उसके साथ उसका ब्याह कर दिया। सिर्फ ब्याह ही नहीं किया, सब उसे कहते भी चलते थे कि देखना एक दिन मेरा दामाद बड़ा हाकिम बनेगा, कॉलेज की सारी पढ़ाई खत्म करके बड़ा साहिब बनेगा। पहले तो बाऊ साहब उसका ब्याह वहीं के एक युवक से करने वाले थे। उस युवक के पिता की जयपुरी जूतियों की दुकान थी, दुकान में वह बैठने भी लगा। ब्याह के बाद जब भी उसने सुदीप को ऐसे रूखे हाव भाव में देखा तो उसे वह युवक याद आता। उसका पहनावा, ओढ़ावा, बोलना, बतियाना, सब कुछ अपने बाऊ साहब भाई जैसा ही था। 2 साल होने को आए, न तो सुदीप घर आया और न ही मारवणी को नैहर से लिवाने ही गया। पति के गए बगैर शादी के बाद पहली बार लड़कियां मैके से ससुराल नहीं आती हैं। शिकायत होती है कि बेटी ब्याह नहीं, बेच दिया है। फिर से सुदीप के पापा ने कड़क आवाज में बेटा को झकझोरा था जब वो एमए की परीक्षा देकर 2 साल बाद घर लौटा था। सुदीप के पापा ने ताऊ जी को भी आड़े हाथों लिया था कि उनके बहकावे में आकर सुदीप यह सब कर रहा है, नहीं तो इस लौंडे की क्या औकात की ऐसा करे।
क्या पढ़ाई लिखाई बड़ों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना सिखाती है? क्या पढ़ लिख लेने के बाद बीवी को नैहर में छोड़ दिया जाता है, जगहंसाई की जाती है? इस डांट फटकार का नतीजा इतना तो जरूर निकला कि सुदीप अपने पापा के साथ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। मारवणी ससुराल तो आ गई, मन ही मन सोच भी चुकी थी कि सुदीप की इच्छा अनुसार रहन सहन सीख कर वो अपने पति का मन जीत लेगी। लेकिन ससुराल आकर तो उसे और भी अपमानित और उपेक्षित होकर जीना पड़ रहा था। वैसे पति को छोड़ बाकी सभी उसके साथ प्यार दुलार से ही पेश आते थे। सुदीप के पापा तो अपने बेटे बेटियों से भी ज्यादा मारवणी को स्नेह देते थे। अक्सर कहा करते, मेरी मारवणी जैसी है किसी की बहू, जितनी सुंदर सलज है उतनी ही समझदार भी। इसमें जितना सेवा भाव है दूसरों के लिए उतना आज की लड़कियों में होते हैं भला। लेकिन मारवणी के लिए इतने सारे लोगों के प्यार मनोहार भी बेमानी थे। सुदीप न सिर्फ उससे बोलचाल बंद किए हुए था, बल्कि उसकी परछाई से भी जैसे दूर भागता था। वह उसके कमरे में सोता भी नहीं था। कभी कभार जबरदस्ती उसे मारवणी के कमरे में सोने के लिए भेजा जाता तो वह अछूत की तरह उपेक्षित नीचे सोई रहती। सुदीप पूरे बिस्तर पर करवट बदलता जग कर रात बिता देता था। अभी सुदीप का रिजल्ट निकलने में देरी थी, लेकिन मारवणी की वजह से वह वहां अब और रह नहीं सकता था। उसने अपने पापा से कहा कि उसे जल्द से जल्द दिल्ली जाकर प्रशासकीय सेवा के लिए पढ़ना है। पहली दफा ही सुदीप आईएएस के लिए चुन लिया गया था। वह मारवणी की उपस्थिति के भय से घर भी नहीं आया। दिल्ली में ही अपने किसी मित्र के यहाँ रहा और वहां से ट्रेनिंग के लिए चला गया। जब पोस्टिंग हुई तो ताऊजी के साथ ही घर आया था। सारे रिश्तेदार उसकी आगवानी के लिए जमा थे। सभी की जुबान पर एक ही वाक्य था कि मारवणी भाग्यशाली है, उसके आने से सुदीप को ऐसा उच्च पद मिला है कि पितरों की आत्मा भी धन्य धन्य हो गई होगी। अब सुदीप के पापा ने जिद ठान ली कि मारवणी को तो साथ लेकर ही सुदीप को जाना होगा। सुदीप के नानुकुर करने पर तो सुदीप के पापा ने कोहराम ही मचा दिया। वह अपने पिता के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जनाना में खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर मारवणी को सुदीप के साथ रहना है तो पहले वह अपनी वेशभूषा सुधारे। गंवारों की तरह इस नचनीय बंजारों जैसे पहनावे में वह उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। अब की तो सुदीप उसे अपने साथ ले जाने की शर्तें भर बताकर अकेले चला गया था। ताऊजी की बेटियां कॉलेज में पढ़ती थीं। वे मारवणी के व्यक्तित्व का आमूल परिवर्तन तो नहीं कर सकीं, लेकिन इतना जरूर कर दिया कि फिलहाल सुदीप उसे अपने साथ ले जा सके। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ रहकर बहुत कुछ कायदे से हंसना बोलना मारवड़ी ने सीख ही लिया था। सुदीप के साथ जब वह रहने आई तो बड़े जतन से माँ के घर से आए सारे लिबास अपने बक्से में संजोकर रख लिए थे। वह खास नौरंगी मोजड़ी भी। आज पुराने सामान की सफाई करते उसे अपनी नौरंगी मोजड़ी दिख गई। वे सारे लिबास भी तो पहन लिया और पहनने के बाद जैसे वर्षों से बिछुड़ी माँ के स्पर्श से वह पुलकित हो उठी थी। सुदीप उस दिन कुछ न तो बोला और न कहा, बस गुमसुम बना रहा। बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और क्लब चला गया। सुदीप के चले जाने पर मारवणी अफसोस से भर उठी। बेकार में मैंने यह बच्चों वाली हरकत करके टूर से आए थके मादे पति को दुखी कर दिया। अब सुदीप का यह मौन युद्ध कई दिनों तक चलता रहेगा। ओह, किस बिन पहचाने जीवन जीने के जद्दोजहद में फंस गई हूँ। क्या बुरा था वह जीवन। रुपये पैसे का यदि अभाव था तो हमने जाना ही नहीं कि यदि अधिक पैसे मिल गए तो उसका हम लोग करेंगे क्या। वह तो यहाँ आकर इस दुनिया में जीते हुए समझ में आ रहा है कि रुपयों का क्या किया जाता है। वहाँ तो दिन में परिवार के 4-5 लोग मिलकर 5 या 6 जोड़ी जूतियाँ तैयार कर लेते हैं। परिवार के मर्द चमड़े की रंगाई कटाई करते हैं, औरतें कसीदाकारी करती रहती हैं। उसके बाद इन जूतियों की सिलाई होती, फिर बिकने के लिए बाजार जाती हैं। पता नहीं मेरा पति मेरे मैके के कारोबार से इतनी नफरत क्यों करता है। सुदीप जब नैहर से उसे लिवाने गया था तो आकर यहाँ घर पर बरस पड़ा था कि कैसे जाहिलों के घर उसका ससुराल कर दिया है। कभी फिर भूले से भी वह वहां नहीं जाएगा। और सुदीप के पापा गए थे 1 दिन के लिए और टिक गए 2 दिन।
वहां रहते सुदीप का बुरा हाल था। घर में चारों तरफ चमड़े की गंध से उसका मन बिगड़ गया था। जो भी मर्द या औरत आकर उसके पास बैठता, बातें करता, हर किसी के बदन से भी चमड़े की ही गंध आती थी। यहाँ तक कि खान पान, बोली चाली सभी में वही गंध समाई होती। लौटती वेला जब मारवणी सफर में उसके पास बैठी थी तो वही वहीं की गंध जैसे उसके बदन से भी आ रही थी। तभी तो उसने घर पहुंचते ही अपनी भाभी से अपने मन की बात कही कि तत्काल मारवणी को नहला धुलाकर यहाँ के इंसानी कपड़े पहनने को दे दिए जाएं और वहां से आए सारे कपड़े, खास करके ये जूतियां, फिकवा दी जाएं। अपने ससुराल में जब उसके पापा ने एक के बाद दूसरे दिन भी मारवणी के बाऊ साहब के आग्रह पर रुकना चाहा, तो सुदीप ने कहा कि उसे वहां रुकना अच्छा नहीं लगता। यहाँ जानवरों के चमड़े की बदबू से उसको मिचली आती है। यहाँ के तो लोगों के बदन से भी जानवरों की ही बदबू आती है। इस पर सुदीप के पापा ने उसको डांटा था, तो तुम्हें जानवरों के खाल की बदबू यहाँ के आदमी के बदन से आती है? अच्छा है, जानवरों के बदबू में मक्कारी की गंध तो मिली नहीं होती। पुराने जमाने में जब किसी आदमी को कुछ गलत, कुछ हिंसक करते देखा जाता तो लोग कह उठते थे, बिल्कुल जानवर की तरह कर रहा है। लेकिन अब तो आदमी ही इतना हिंसक, इतनी घिनौनी हरकत करने वाला जीव हो गया है कि जानवर ही उसकी तुलना में बेहतर जीव साबित हो रहे हैं। सुदीप के पापा अपने कथन का उपसंहार सा करते हुए व्यंग्य की हंसी हंसे थे। अरे, मरने के बाद भी जानवरों के चमड़े की कोई उपयोगिता तो है, लेकिन साले आदमी की। सुदीप उस दिन ससुराल में बाप के भाषण पर कुढ़कर चुप रह गया था। देर रात को सुदीप क्लब से लौटा था। मारवणी सहमती ही उसके पास आ बैठी। सुदीप गुस्से से भरा था। क्यों मुझे तुम याद दिलाते रहना चाहती हो कि तुम कहाँ से आई हो? एक तो ऐसे ही तुम्हारी बातचीत से, तुम्हारे व्यवहार से मैं शर्मिंदा रहता हूँ। ऊपर से मन नहीं तुम्हारा भरता मेरी तबाही करने से कि गंवारों का यह लिबास पहनकर बैठ जाती हो। तुम्हें पढ़ाने के लिए टीचर रखा, कुछ दिन पढ़ाई की, फिर छोड़ दिया। सभा सोसाइटी में कैसे बात की जाती है सिखाता हूँ तो कुछ दिनों बाद भूल जाती हो। मारवणी अब तक एक असमंजस का जीवन ही तो जीती आई है। कभी अतीत हो चुकी दुनिया में चली जाती तो कभी वर्तमान को जीने लगती। न वहाँ वह सुकून पाती, न यहाँ। दोनों की दुनिया अलग है और दोनों में विचरते हुए वह थक जाती है, घायल हो जाती है। जिस सभा सोसाइटी का सुदीप दंभ भरा करता है, वहाँ है ही क्या। पहले उससे वे लोग बड़े विद्वान, ऊंचे दर्जे के विचारक लगते थे, लेकिन जब से उसने यहाँ का लेडीज क्लब ज्वाइन किया है, इनके साथ उठने बैठने लगी है, उसे कुछ खास ये महिलाएं नहीं लगती। सामने पड़ने पर हाय हेलो करती गले मिलेंगी और पीठ पीछे बैठ जाएंगी शिकायत करने। अपनी अपनी सास की शिकायत करना, उनकी कही एक एक बात व्यवहार की बखिया उधेड़ना, तो जैसे ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती हैं और उसके गांव समाज में बहुएं सास के आगे नतमस्तक ही रहती हैं। सुदीप क्यों उससे चिढ़ता है? क्यों समझता है कि वह बोल नहीं पाती होगी? अब तो उसके साथ भी वह जाती है तो कहीं गंवार नहीं लगती। दो चार इंग्लिश शब्द भी उसने सीख लिए हैं, जैसे थैंक यू, गुड नाइट, वेलकम। मारवणी का मन कभी कभी अपने मैके की याद में उचाट हो जाया करता। न जाने कितने दिन हो गए मारवणी को अपने नैहर परिवार के लोगों से मिले। जब से विदा कराकर सुदीप उसे लाया है, वहां जाने ही नहीं देता। जाने देना तो दूर, वहां की कोई बात, किसी तरह का कोई संदर्भ सुनना नहीं चाहता। कभी कभी उसका मन करता किसी से अपने नैहर की बात करने को, लेकिन किससे करे? क्लब में सुदीप के कुलिक की पत्नियों के पास तो भूले से भी नहीं बोलती है। न जाने कितनी बार वह उसे हिदायत दे चुका है कि वहाँ की कोई बात नहीं होनी चाहिए और लोग घिनाते हुए थू थू करने लगेंगे। फिर नौकर दाई, अर्दली ड्राइवर, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वह अपने बाऊ साहब, बाई जी, भाई बहन की बातें सुनाते सुनाते रह जाती हैं। इन्हें ने सुनाना तो और भी खतरे से खाली नहीं। सुदीप की इच्छानुसार नैहर नहीं जाना है तो न सही, लेकिन वहां से किसी के भी आने की मनाही भी तो कर दी गई थी। मारवणी के नैहर के आदमी क्या, कोई चिड़िया चुनमुनी आ जाए वह भी उसे बर्दाश्त नहीं था। सुदीप के पापा को यह सब सुनकर बुरा तो बहुत लगता, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं कि बेटे को डांट डपट देते।
अब उसे वह तुम-ताम भी नहीं कर सकते थे। बेटे के ओहदे का असर नहीं चाहते हुए भी बाप पर पड़ने लगा था। ऐसा न तो सुदीप ने उन्हें कहा था, न ही कुछ स्पष्ट उसके आचरण में ही था। जब सुदीप के पापा को मालूम पड़ा कि सुदीप मारवणी को न तो नैहर जाने देता है और न ही वहां से किसी को आने की इजाजत है, वह ऊपरी तौर से तो बेटे बहू से मिलने आए थे, लेकिन अंदरूनी बात तो यह थी कि उन्होंने सोच रखा था कि बेटे को समझाएंगे, नहीं माना तो बुरा भला कहेंगे, लेकिन बेटे की कोठी में आकर वह गड़बड़ा गए थे। सुदीप का ओहदा आगे पीछे मंडराते लोग देखकर तो उन्हें अपने ही बेटे के ओहदे से भीतर ही भीतर दहशत होने लगी। उसे इतनी ऊंचाई पर बैठे देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। मारवणी के बापू पत्र द्वारा कई बार बेटी से मिलने की अपनी इच्छा उनसे जाहिर कर चुके थे। वे आए भी तो थे इसी कारण से, लेकिन बेटे के सामने आज पहली बार उनका मुंह खुल नहीं पाया था। बचपन से सुदीप पापा से खुलकर बात नहीं कर पाता था और जब जबरदस्ती शादी करवा दी तब से और भी लिहाज करने का सहारा लेकर गुस्से से उनसे बात नहीं के बराबर करता था। अभी भी जब बेटे के पास आए थे तो सुदीप बस हाँ ना जैसी औपचारिक भाषा में ही बातें किया करता था। सुदीप के पापा को लगता जैसे बेटा दूसरे लोग पर आ बसा है, जहां उससे कुछ कहना ही बेकार है, वह समझेगा नहीं। सुदीप के पापा की मारवणी ने खूब आवभगत की, जैसे अपने घर आंगन की बहू होती है। वह एकटक मारवणी का सेवा भाव निहारते सोचने लग जाते, भला कैसे पसंद आएगी सुदीप को मारवणी, यह तो इस धरती की लगती है। सुदीप किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी। मारवणी तभी तो चुप चुप रहती है। सुदीप 9 से 10 बजे तक ऑफिस चला जाता। उसके बाद मारवणी और सुदीप के पापा खूब आपस में बातें करते। वह खुलकर अपने बाई जी की, अपने बाऊ साहब की, नैहर के घर आंगन की बातें करती। अपने ससुर का आना उसे अच्छा लगा था। वह गर्भवती थी और उसके ससुर जितने दिन रहे उसका भरपूर ख्याल, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकों की बातें बताते। जब वह जाने लगे तो मारवणी रोने लगी, उनकी भी आंखें भर आईं। कहते गए कि जल्दी ही वह सुदीप की माँ को भेज देंगे उसकी देखभाल करने के लिए। एक दिन सुदीप के साथ मारवणी बैठी टीवी देख रही थी। पहाड़ी प्रदेश की एक लोक कथा पर फिल्म आ रही थी। हिमालय की पहाड़ी में आज भी चिड़िया की बड़ी ही मार्मिक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया किसी पेड़ की डाली पर बैठकर बोलती रहती है, जूहो जूहो जूहो। इस आवाज को सुनकर एक चिड़िया उड़कर भूल जाला बोलती हुई उसे चोंच मारती है और पहले वाली चिड़िया उसकी कर्कश आवाज से भयभीत उड़ जाती है। लोक कथा है कि हिमालय की पहाड़ी की एक लड़की तराई में ब्याही गई थी। जाड़े का दिन तो हंसी खुशी में बीत गया, लेकिन जैसे ही गर्मी की धमक लगने लगी वह पहाड़ पर जाना चाहती थी। रोज तैयार होकर सुबह सुबह अपने पति से विदा लेकर सास के पास आकर कहती थी, जूहो यानी कि जाऊं। सास कहती थी, भोला जाला यानी कि कल सुबह जाना। ऐसा रोज होता कि बहू जाने की इजाजत मांगती और सास कहती कि कल सुबह जाना। दिन बीतने के साथ गर्मी बढ़ती गई और एक दिन पेड़ के नीचे गर्मी से झुलसकर वह मर गई। लोक कथा के अनुसार वह लड़की एक चिड़िया की योनि में जन्म लेकर जूहो 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 कहती हुई अपनी करुण कथा सुनाती रहती है और उस सास का जन्म भी चिड़िया की योनि में ही हुआ, जो उसके पीछे पड़ी भोल जाला कहती उसे चोंच मारती रहती है। टीवी में दिखाए जा रहे उस प्रोग्राम के खत्म होते ही मारवणी के मुंह से आह निकल गई। लगता है मुझे अपने नैहर की रट लगाए लगाए ही इस दुनिया से जाना होगा। सुदीप ने उसके मुंह से निकली आह को भी महसूसा और उसकी बात भी सुनी। इधर जब से मारवणी गर्भवती हुई है, सुदीप नहीं चाहता कि उसे किसी तरह की भावनात्मक ठेस पहुंचे। यह उसका विशेष ख्याल रखने लगा था, प्यार से ही पेश आता था। उसकी ओर मुखातिब होकर बोला, चाहो तो अपने बाऊ साहब को मिलने के लिए बुला सकती हो, लेकिन शर्त है कि वहाँ की वेशभूषा में वे यहाँ बंगले पर नहीं आ सकते हैं। आना है तो यहाँ तो वजावते शर्ट पैंट और जूता पहन कर आवें। माथे पर पाग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, कानों में पहने सोने का वह बुंदा भी नहीं हो। मारवणी ने कुछ जवाब नहीं दिया। यह भी कोई बात हुई?
बाऊ माँ, बाऊ साहब से इस तरह के उनके दामाद द्वारा घोषित शर्त को कहेगा कौन? और क्या बाऊ साहब मान जाएंगे? व्यवसाय छोटा ही सही, किसी की गुलामी तो उसके बाऊ साहब करते रहे, तभी तो उसमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी है। बाऊ साहब के उस शहरी रूप की कल्पना करती वह सो गई थी। मारवणी को बेटा हुआ था। सुदीप के माता पिता, ताऊ सभी आए थे। कोठी को रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। लोगों की आवाजाही लगी थी। पार्टी के दिन तक मारवणी को लगा था कि उसके बाऊ साहब को बुला लेने की बात सुदीप अवश्य कहेगा, लेकिन उसने इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं की। पार्टी के दिन बीच बीच में वह मायूस हो जाती। बार बार उसे अपनी माँ, अपने परिवार के लोग याद आते रहे। पार्टी के दूसरे दिन मारवणी ने अपने ससुर से सुदीप की वह शर्त वाली बात कही थी। उसके ससुर बहुत नाराज हुए थे, लेकिन बेटे से कुछ नहीं कह सके। सुदीप के पापा जब लौट आए तो मारवणी के बापू उनसे मिलने आए थे, अपनी बेटी और नवजात नाती की कुशलता जानने के लिए। सुदीप के पापा ने सुदीप की वह शर्त वाली बात अपनी समधी से आखिरकार झिझकते झिझकते कह दी थी। यह सब कहते हुए सुदीप के पापा अपमानित और बेबस अनुभव कर रहे थे अपने बेटे के लिए। मारवणी के बापू आज तक अपने दामाद की किसी बात का उतना बुरा नहीं माने थे जितना इस शर्त वाली बात को सुनकर आहत हुए थे। अनजाने में शहर की सुख सुविधा का लालच करते हुए उसने कैसे मर्द से उसका ब्याह कर दिया। वह जब अपने पिता को ही अपने व्यवहार से इतना दुखी कर देता है तो भला अपने ससुर का क्या होगा? यदि समाज का, लोक लाज का डर नहीं होता तो वह अपनी बेटी को अपने पास ही बुला लेता। गरीबी में ही रहती, लेकिन नज़रों के सामने तो रहती। ऐसा तो नहीं होता कि बेटी से मिलने के लिए, उसके बच्चे को भर नज़र देखने के लिए उसका मन छटपटाता रहता। मारवणी के बाऊ साहब उदास रहने लगे थे। किसी काम में मन ही उनका नहीं रमता था। कभी दोनों पैर की जूतियों के नाप लेकर काटने में गलती कर बैठते, तो कभी दुकान से पैसे का हिसाब करने में गड़बड़ कर देते। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस तरह की छोटी बड़ी गलतियां जब अधिक होने लगी तो झुंझलाकर उन्होंने कुछ भी काम करना छोड़ दिया। बस मन ही मन कुछ सोचते हुए खाट पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। बेटी की चिंता अक्सर सताने लगती कि पता नहीं उसका पति उसे सुखपूर्वक रखता भी है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि वह कोई मेम अपने साथ लिए आवे और मारवणी को नौकरानी बनाकर रख ले। मारवणी है तो बहुत सीधी, सारी दुख तकलीफ सह लेगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी। यही सब सोचते सोचते न उन्हें खाने की भूख रहती, न सोने को आंखों में नींद आती। अपने ही मन के द्वंद्व प्रतिद्वंद्व से थक हार कर मारवणी के बापू शहर जाकर अपने लिए शहरी कपड़े खरीद लाए। दामाद के शहर तक तो अपनी ही वेशभूषा में गए, लेकिन दामाद की कोठी पर जाने के लिए स्टेशन पर ही उन्होंने सारे कपड़े उतार कर झोले में रख लिए। सर के पाग और कानों के बूंदे खोलना भी नहीं भूले थे। अपने बाऊ साहब को इस वेश में देखकर कोई और मौका होता तो वह घंटों ठहाके मारकर हंसती रहती, लेकिन आज बाऊ साहब को देखकर उसकी छाती फट पड़ने को हुई। बेटी से मिलने के लिए मजबूर होकर बाऊ साहब को अपना वेश बदलना पड़ा था। उसकी आंखें डबडबा आईं। बाऊ साहब भी तो रो रहे थे। ज्यादा दिन तो नहीं, सिर्फ 2 दिन रहे बाऊ साहब। उसमें भी सुदीप का व्यवहार सिर्फ औपचारिक ही रहा। बार बार मारवणी के बाऊ साहब उससे पूछ रहे थे कि वह यहाँ खुश तो है ना। बेटे की प्राप्ति के साथ साथ सुदीप कुमार का प्रमोशन भी हुआ था। उसकी कमिश्नर के पद पर ग्रामीण विकास विभाग में पोस्टिंग हुई थी। ग्रामीण विकास के लिए विश्व बैंक की टीम आई हुई थी। उस टीम के चेयरमैन को इंडिया में रहकर कुछ दिनों तक काम का सुपरविजन करना था। एक एडमिनिस्ट्रेशन से तथा 2 इंजीनियर को इंग्लैंड भेजकर विश्व बैंक अपने ढंग का प्रशिक्षण देना चाह रहा था। उस टीम का चेयरमैन था डेविड विलियम। सुदीप ने एक रविवार को डेविड विलियम को अपने घर लंच के लिए बुलाया था। विलियम की पत्नी और एक बेटा इंग्लैंड में ही रह रहे थे। विलियम भारतीय रहन सहन, यहाँ के कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक था। जब भी कोई खास चीज़ देखता तो उसकी तस्वीर खींच लेता कि वह इंग्लैंड में अपने बेटे को भेजेगा।
उस दिन लंच के लिए सुदीप के घर जब वह था और जाना कि मारवणी राजस्थान की है, तो वह जिद कर बैठा कि वहाँ के पारंपरिक ड्रेस में वह उसकी एक तस्वीर लेना चाहता है। कोई दूसरा मौका होता या फिर कोई अन्य व्यक्ति होता तो सुदीप टाल जाता, लेकिन ये इच्छा तो थी चेयरमैन विलियम की, जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड उसे भेजने वाला था। सुदीप ने न सिर्फ सहर्ष स्वीकार ही किया कि मारवणी के पास राजस्थान के पारंपरिक परिधान हैं, बल्कि मारवणी को प्यार भरे शब्दों में कहा भी कि वह अपनी पुरानी वेशभूषा में तैयार होकर आ जाए। मारवणी को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आज बड़े बेमन से उसने पहनने को अपना वह घाघरा चोली निकाला, अपनी वह नारंगी मोजड़ी भी। वह कपड़े पहनते हुए सोच रही थी कि क्या आज सुदीप को उन परिधानों से, चमड़े की उन जूतियों से, चमड़े की गंध, उस गांव की गंध नहीं आ रही है। विलियम लगातार कई कोणों से, कई पोज में मारवणी की तस्वीरें खींचता रहा, लेकिन वह तो मारवणी की नौरंगी मोजड़ी पर रीझ उठा था। सुदीप ने विलियम को बतलाया कि यह जोधपुर की खास जूती है। अब इस पर कढ़ाई करने वाली कलाकार महिलाएं दो चार ही बची हैं। इस नौरंगी मोजड़ी को मारवणी की माँ ने अपनी बेटी की शादी में ब्याह की जोड़ी के साथ पहनने के लिए अपने हाथों से तैयार किया था। मारवणी इतने दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तो एक फायदा जरूर हुआ था कि वह इस भाषा को समझने लगी थी। हाँ, बोल नहीं पाती थी। थैंक यू, वेलकम जैसे कुछ एक शब्दों के आगे उसकी जुबान नहीं खुलती थी। अभी विलियम के साथ सुदीप की बातें सुनकर मारवणी का मुंह विस्मय से खुला का खुला रह गया। भला यह सब सुदीप से किसने कहा, कब कहा, और सुदीप ने सुना कैसे, याद क्यों कर रख पाया? आज उन बातों का बखान इतने गौरवान्वित ढंग से कैसे कर रहा है? विलियम ने उस नौरंगी मोजड़ी को निहारते हुए कहा कि उसे भी अपनी पत्नी के लिए ऐसी ही नौरंगी मोजड़ी चाहिए। सुदीप ने बड़े इत्मीनान से कह दिया कि यह तो उसे अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि उनकी पत्नी के लिए वह नौरंगी मोजड़ी का जोड़ा तैयार करवा कर दे सकेगा। फिर मारवणी से मुखातिब होकर बोला, वह आज ही अपनी माँ को लिख भेजे कि ऐसी ही एक जोड़ी नौरंगी मोजड़ी विलियम साहब की मैडम के लिए बनाना शुरू कर दे। एक मर्दाना जूती का जोड़ा विलियम साहब के लिए भी। मारवणी के बाऊ साहब ने लिखा था कि उसकी बाई जी के पेट का ऑपरेशन हुआ है, अभी तो उठ बैठ भी नहीं सकती है, अच्छी होते ही बनाना शुरू कर देगी। इस गांव में कोई और तो है ही नहीं जो मन लायक नौरंगी मोजड़ी की कसीदाकारी कर सके। एक दो औरतें हैं भी तो आंखों से खूब दिखता नहीं कि ऐसी महीन कढ़ाई कर सकें। 2 महीने से ज़्यादा समय होने को आया, लेकिन अभी तक नौरंगी मोजड़ी के बनकर तैयार हो जाने की खबर नहीं आई थी। सुदीप का रोज़ का यह नियम बन गया था कि एक बार मारवणी को हुड़की देता कि एक छोटी सी चीज़ की फरमाइश क्या कर दी कि उन भिखमंगों से बन नहीं पा रही है। यदि बाजार में मिलता होता तो कब के खरीद कर ले आता। सुनते सुनते मारवणी के कान पक गए थे। उसका जी चाहता उड़कर जाए और कहीं से किसी तरह बनवाकर नौरंगी मोजड़ी की जोड़ी ला दे। अब तो उसे स्वयं भी उस जूती की जोड़ी से चिढ़ सी हो गई थी। आजकल तो सुदीप को वह जूती कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी थी, अलादीन के चिराग सी लगने लगी थी वह नौरंगी मोजड़ी जो उसे विलियम के माध्यम से इंग्लैंड भेज सकती थी। लेकिन मारवणी तो जैसे कोस रही थी उस मुहूर्त को जब उसकी बाई जी ने उसे वह जूती दी थी। उसे क्या मालूम था कि माँ की दी हुई ये जूती उसके जान का जंजाल बन जाएगी। अब तो इस जूती की सोच से ही उसे दहशत होने लगी थी। नींद में भी वह उस जूती के ही सपने देखा करती। एक बार उसने देखा कि उसकी माँ आंखों से अंधी हो गई है, जूती बन नहीं पाई और सुदीप उसे घर से बाहर सड़क पर उठाकर फेंक आया है। वह इतनी हल्की है कि एक ही हाथ से उसने उसे उठा लिया है। वह बाहर खिड़की के शीशे से देख रही है, उसका बच्चा रो रहा है, उसे कोई भीतर जाने नहीं दे रहा है। उस सपना देखने के दूसरे ही दिन चिट्ठी मिली कि दोनों ही जोड़ी जूतियां बनकर तैयार हैं और मारवणी के बाऊ साहब स्वयं लेकर आएंगे। पत्र मिलने के कुछ ही दिनों बाद जब मारवणी के बाऊ डेविड विलियम
और उनकी मेम साहब के लिए जूतियों की जोड़ी लेकर आए तो इस दफ़ा सुदीप ढंग से कुछ अपनेपन से भी पेश आ रहा था। उसके बाऊ साहब पहले की तरह स्टेशन पर ही अपनी पारंपरिक वेशभूषा उतारकर शर्ट पैंट में अपनी बेटी दामाद के बंगले पर आए थे। जूतियों के जोड़े की बारीक कसीदाकारी को हाथों से सहलाते हुए डेविड विलियम बहुत खुश हुआ था। अगले महीने ही तो क्रिसमस पर वह इंग्लैंड जाने वाला था। उसकी खुशी से चमकते चेहरे पर सुदीप की नज़रें फिसल रही थीं। मन पुलक उठा था कि ट्रेनिंग के लिए उसका अब इंग्लैंड भेजा जाना पक्का है। इधर मारवणी सोच रही थी कि इस गोरी चमड़ी वाले की पसंद में किस कदर सुदीप की पसंद भी शामिल हो गई है। विलियम ने जब सुना कि मारवणी के बाऊ साहब स्वयं जूती लेकर आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठा। सुदीप के घर ही जा पहुंचा, लेकिन उसके बापू को शहरी वेशभूषा में देखकर मायूस हो पूछा, क्या ये राजस्थानी परिधान में नहीं रहते हैं? एक बार फिर जैसे सुदीप ने एक छोटे पिद्दी जैसे प्यादे से मात खाने के अंदाज में मारवणी से पूछा, क्या तुम्हारे बाऊ साहब के पास अपनी पोशाक है? मारवणी अचंभित हुई, चेहरे पर भय का भाव घिर आया। अब उसकी पोशाक का क्या करेंगे सुदीप के विलियम साहब? कहीं वैसी ही पोशाक उन्हें भी तो नहीं चाहिए? फिर तत्क्षण आश्वस्ति के भाव घिर आए कि यदि चाहिए भी तो नौरंगी मोजड़ी जैसी परेशानी नहीं होगी, बाजार से खरीद कर मंगवाए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष में सुदीप से बोली, अब उस पोशाक का क्या करना है? सुदीप ने आजिजी के स्वर से कहा, अरे वह साला विलियम उन्हें यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा में देखना चाहता है। पता नहीं कहाँ से राजस्थान की धुन चढ़ आई है उसके माथे पर। मारवणी के बाऊ साहब कठपुतली की तरह शर्ट पैंट उतार, अपनी पोशाक पहन, सर पर साफा बांध विलियम के सामने जैसे तमाशे के लिए तैयार थे। विलियम गदगद था। यस यस, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मैन। विलियम मारवणी के बापू से पूछ रहा था राजस्थान की कलाकृतियों के बारे में, अन्य तरह की हस्तकलाओं के संबंध में तो मारवणी के बापू अधिक नहीं बता पाए, लेकिन जब राजस्थान की जूतियों की देश विदेश में पसंदगी की चर्चा छिड़ी तो मारवणी के बापू के लिए वह सब बता पाना आसान लगा। ये जूतियाँ कई तरह की होती हैं। इनकी पहचान क्षेत्रीय परंपरागत रूप में होती है, जैसे जयपुरी मोजड़ी, जालोरी, जोधपुरी, भीनमाल आदि स्थानों की मोजड़ी काफ़ी प्रसिद्ध होती है। अलग अलग तरह के जानवरों के चमड़े से निर्मित ये मोजड़ियाँ जूती, जोड़ी, मोजरी, नोकदार, कूटदार, कसीदेदार आदि अनेक नामों से जानी जाती हैं। ये सारी बातें मारवणी के बाऊ साहब राजस्थानी मिक्स हिंदी में बता रहे थे और सुदीप उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर विलियम को समझा रहा था। विलियम ने कई फोटो, कई कोण से खींचे थे मारवणी के बापू के। सुदीप हंस रहा था, खुश था। विलियम मारवणी के बापू से कह रहा था कि इंग्लैंड उसे बुलाएंगे, एक प्रदर्शनी उस इलाके की कलाकृतियों की आयोजित करेगा। लेकिन मारवणी के बाऊ साहब पता नहीं विलियम की बातें कितना सुन समझ रहे थे। उन्हें तो अपने गांव के मेले में तरह तरह की बनकर तैयार बिकने के लिए रखी कठपुतलियों के ढेर की याद आ रही थी।